हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप पार्ट वन देखने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप की हिस्ट्री क्या रही है और क्या प्रेजेंट में कंटेम्प्रेरी में क्या सिनेरियो है और क्या चल रहा है, और हमारे यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, जो इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप है उसका जो आधार है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जो नृजातीय समानता है दोनों देशों के बीच में जो शेयर करते हैं, वो शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर एंड शेयर्ड जियोग्राफी। तो ये सारी चीजें मिलकर के इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप को एक शेप प्रदान करते हैं। आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हो कि जो इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में यहाँ पे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक बातचीत चल रही है, जिसमें जो नीचे बेस बनाया गया हुआ है इस टेबल को, एक तिस्ता, टेररिज्म एंड ट्रांजिट। तो ये कुछ मेजर इश्यूज यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी गई है दोनों देशों के बीच में। तिस्ता रिवर डिस्प्यूट जो अभी भी चल रहा है दोनों देशों के बीच में, टेररिज्म जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड नॉर्थ ईस्ट के जो कंट्रीज स्टेट्स हैं वहां पे जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है उसको लेकर के दोनों देशों के बीच में बातचीत। और ये ट्रांजिट जो पारगमन का मार्ग है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश से होकर के जो रास्ते दिए जा रहे हैं बांग्लादेश के द्वारा और इंडिया के द्वारा जो एफर्ट किया जा रहा है उसको लेने का, तो ये सब एक जो है हमारे जो कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप है उसके आधार बने हुए हैं। अगर हम बात करें 2021 में दोनों देश मिलकर के जो है बांग्लादेश की जहाँ पे एक स्थापना का गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है, वहीं इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप की स्थापना की भी गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। जो शेख मुजीबुर रहमान की के सम्मान में, इस सम्मान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, वहां भाग लेने के लिए 2021 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और वो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। और ये दूसरी बार था जब कोई किसी देश का भारत का राष्ट्राध्यक्ष वहां पे गया हुआ था। इंडिया ने, चूंकि हमको मालूम है कि उसके जो इंडिपेंडेंस है उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, तो इसलिए भारत का और बांग्लादेश का रिलेशनशिप काफी प्रगाढ़ है और दोस्ताना है और काफी समय से जो है ये ऐसे ही ग्रो करता है। अगर हम बात करें बांग्लादेश के ज्योग्राफी की, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में, दिस इज बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश की जो इंडिया के साथ टेरिटरी है वो सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा की जाती है बांग्लादेश के द्वारा। इसमें वेस्ट बंगाल, ठीक है, मेघालय, आसाम एंड त्रिपुरा, मिजोरम, ये स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और इन देशों के साथ भी इन स्टेट्स के साथ भी बांग्लादेश का भारत का संबंध है, लाइक बॉर्डर ट्रेड के रूप में। और जो रिवर्स है बांग्लादेश में, इंडिया और बांग्लादेश में 54 रिवर्स बहती हैं, दोनों देशों में होते हुए छोटी बड़ी 54 रिवर्स बहती हैं। एक तिस्ता रिवर का डिस्प्यूट काफी मेजर डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में। एक फेनी रिवर है, फेनी रिवर हम देखेंगे अभी इन सारी नदियों को। फेनी रिवर है, जमुना, जमुना नदी है इन दोनों देशों के बीच में। जमुना इज ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में बहती है उसको जमुना कहते हैं। तो तीस्ता रिवर जो है जमुना की सब्सिडरी है। तो ये सब कुछ हमने आपको की वर्ड्स भी बताने की कोशिश की ताकि हम जब आगे अभी पढ़ने वाले हैं तो आपको ये चीजें समझ में आती रहे। यहाँ पे आप देखो जो है, जो 50 ईयर्स ऑफ द बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये उस समय की फोटो है जब ये लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे पाकिस्तान से। क्योंकि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, उन अंग्रेजों ने जो है, जब हमारा देश का डिवीजन हुआ था, पार्टिसिपेशन हुआ था, तो पाकिस्तान को दो पार्ट्स मिले हुए थे। दो पार्ट्स में पाकिस्तान को बनाया गया था। एक जो है ये अब आज का जो पाकिस्तान है, ठीक है, ये वेस्टर्न पाकिस्तान था और एक ईस्टर्न पाकिस्तान बनाया गया था मुस्लिम बहुलता के आधार पर। तो वेस्टर्न पाकिस्तान जहाँ पे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे है,
वहीं पे ये इंडिया के ईस्ट में था, ईस्टर्न पाकिस्तान। दोनों देश जो है एक दूसरे से काफी एक तो भौगोलिक दूरी थी, जियोग्राफिकल दूरी थी, दूसरा कल्चरल, क्योंकि ये जो बंगाल बंगाल था, बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है वो बंगाल था पहले, और बंगाल का पार्ट था, काफी समय तक बंगाल का पार्ट था। वो बंगाली कल्चर जो हमारा वेस्ट बंगाल में है उसके काफी क्लोज था। ठीक है, तो कल्चर के आधार पर ये वेस्ट पाकिस्तान से अलग था, और जो है एथनिसिटी के आधार पर भी ये वेस्ट पाकिस्तान से अलग था। तो जब से ये बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान बनाया गया था उसके बाद से ही यहाँ पे संघर्ष शुरू हो गए थे, थोड़े बहुत संघर्ष होते रहते थे। फिर 1971 में जो मुजीबुर रहमान जो जब यहाँ के उनका उभार हुआ तो उन्होंने वेस्ट ईस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक तरीके से युद्ध छेड़ दिया वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको सप्रेस करने के लिए पाकिस्तानियों ने पूरी आर्मी अपनी झोंक दी थी। और उसी टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मदद करने के लिए उसमें अपना हाथ बढ़ाया। और भारत पहला देश था, कुछ उन देशों में से पहला देश था जिन्होंने बांग्लादेश को एज ए सेपरेट, एज ए फ्री, एज ए इंडिपेंडेंट नेशन उसको रिकॉग्नाइज किया था, उसको अथॉरिटी प्रदान करी थी। ठीक है, और उसके बाद से जो दोनों देशों के बीच में 2015 में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, वो भी एक काफी माइलस्टोन टाइप का था। ठीक है, और इससे जो है हमारा जो रिलेशनशिप है वो और भी गहरा हुआ। अगर हम बात करें बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की, तो इंडिपेंडेंस के दौरान जो है भारत ने बांग्लादेश के करीब 10 लाख बांग्लादेशी लोगों को इंडिया में शरण दिया गया था, इंडिया में। ठीक है, उसके बाद से इंडिया ने ईस्टर्न पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को मिलिट्री सहायता प्रदान करी थी पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, और जो पहली गवर्नमेंट इंडिया बांग्लादेश की अगर बनी, अगर हम कहें कि पहली गवर्नमेंट जो बनी थी, उसको उसको जो है थिएटर रोड कोलकाता से ऑपरेट किया जाता था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था शेख मुजीबुर रहमान जी के एक काफी क्लोज एसोसिएट्स के द्वारा ये काम किया जाता था। तो ड्यूरिंग द बांग्लादेश इंडिपेंडेंस इंडिया का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा, इवन बहुत लीडिंग रोल रहा। इंडिया ने बांग्लादेश पाकिस्तान को दो टुकड़े करवा दिए थे उस दौरान। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही सही था ऑन द एवरी ग्राउंड, क्योंकि बांग्लादेश का जो डेवलपमेंट था और बांग्लादेश के जो लोगों का राइट्स था, अधिकार था, वो सबका वायलेशन हो रहा था। और जो बांग्लादेश का विकास जो है, सामाजिक आर्थिक विकास रुका हुआ था। और चूंकि भारत इस भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश था, तो भारत की जो सीमाओं पर अगर इस तरीके की गतिविधियां चलेंगी जहां पे अस्थिरता रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि भारत अपने लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास, उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो भारत अपने पड़ोस में शांति स्थापना के को लेकर के भी सक्रिय रहता है। चूंकि बीइंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द रीजन, तो इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। ये है शेख मुजीबुर रहमान, जिनके बारे में फिदेल कास्त्रो का एक यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने दिया है। आई हैव नॉट सीन हिमालयाज बट आई हैव सीन शेख मुजीबुर इन पर्सनैलिटी एंड करेज दिस मैन इज द हिमालय। आई हैव दस हैड एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग द हिमालय। फिदेल कास्त्रो कहते हैं कि मैंने हिमालय को नहीं देखा है, लेकिन जो पर्सनालिटी है शेख मुजीब की, ठीक है, वो हिमालय के जैसी है। क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी, उनकी जो हिम्मत है, वो हिमालय के जैसी है। और शेख मुजीबुर रहमान एक उस समय काफी प्रभावशाली नेता हुआ करते थे दक्षिण एशिया के। उन्होंने ही सार्क का भी कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश की आजादी के बाद क्या हुआ। बांग्लादेश की आजादी के बाद जो है इंडिपेंडेंस के बाद काफी अस्थिरता चलती रही, जो बांग्लादेश में, खुद बांग्लादेश में काफी अस्थिरता चलती रही, जिसकी वजह से जो इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप था वो भी स्थिरता प्राप्त नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान थे, उनका असैसिनेशन हो गया था, उनको मार दिया गया था 15 अगस्त 1975 को। और इसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश में मिलिट्री रूल स्थापित कर दिया गया था। मिलिट्री रूल में के बाद जनरल जिया उद रहमान वहां के प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन इनकी भी हत्या कर दी गई थी 1981 में। लेकिन 1982 और 91 के बीच में जनरल एच एम एरशाद ने इस बांग्लादेश पर शासन किया।
और अगर बात करें हम डेमोक्रेसी की, तो बांग्लादेश में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी वो अराउंड 1991 के करीब वहां पर रिटर्न होती है, वापस आती है। ठीक है, और फिर वहां पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने लगते हैं, संसदीय चुनाव होने लगते हैं, और डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने की कोशिश होती है। तो उस टाइम पे जो है, अगर बात करें 1991 के बाद जब डेमोक्रेसी की पुनर्स्थापना हुई, तो उसके बाद जो भारत और बांग्लादेश के संबंध थे, वो बांग्लादेश की जो दलों की व्यवस्था थी, दलीय व्यवस्था थी, बांग्लादेश की जो पार्टी सिस्टम था, पार्टी सिस्टम पर बेस्ड, मतलब पार्टी सिस्टम के बदलने पर वो बदलता था रिलेशनशिप, क्योंकि जो वहाँ की शेख हसीना की पार्टी थी, अवामी लीग, वो इन्होंने जो है बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ी थी, और अलगाववादी दृष्टिकोण इन्होंने ही शुरू किया था दिखाना, जो अवामी लीग थी। तो अवामी लीग जो है इंडिया के प्रति क्या है, फ्रेंडली है, इंडिया के प्रति फ्रेंडली है, लेकिन जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो इंडिया के प्रति फ्रेंडली नहीं है। खालिदा जिया जो है, जिनकी प्रधानमंत्री बनती है जिस जिस पार्टी से, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो खालिदा जिया की जब सरकार होती है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में काफी उतार चढ़ाव आ जाते हैं, खटास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्टी सिस्टम पर भारत की और बांग्लादेश के संबंध काफी हद तक निर्भर करते हैं। अभी तो जब से शेख हसीना जी हैं, तो भारत और उनके बीच में काफी काफी ज्यादा कोऑपरेशन डेवलप हो गया है, और इसी का नतीजा है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में जो ये लैंड बॉर्डर बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में, ये काफी महत्वपूर्ण रहा और काफी ऐतिहासिक एग्रीमेंट था, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसे लोग थे जो इस लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट से इनको फायदा मिला। ठीक है, इससे क्या हुआ कि दिस अलाउड द इनहेबिटेंट टू चूज देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। द inhabitants were incorporated as citizen of either इंडिया और बांग्लादेश। ये लैंड बॉर्डर बाउंड्री जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, इसमें बेसिकली क्या किया गया था कि दोनों देशों की बॉर्डर्स पे कुछ एन्क्लेव्स थे। एन्क्लेव्स का मतलब होता है एक देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जो किसी दूसरे देश की सॉवरेंटी के अंदर आता है, या वो खुद भी एक आजाद देश हो सकता है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर, जैसे कि आप साउथ अफ्रीका के अंदर देखोगे कि एक देश है लेसोथो। ठीक है, तो ये एक एन्क्लेव कंट्री है लेसोथो। एक होता है लैंडलॉक्ड, एक होता है एन्क्लेव, तो ये आप याद रख सकते हो। एक होता है लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड जो भूमध्य देश होते हैं, ये कई सारे देशों से घिरा हुआ देश होता है, या दो देशों के बीच में देश हो सकता है। और एक होता है इंक्लेव। इंक्लेव का मतलब होता है एक देश के अंदर ही एक दूसरा देश, वो उसी देश से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये इंक्लेव्स थे, जैसे इंडिया में बांग्लादेश के इंक्लेव्स थे, बांग्लादेश में इंडिया के कुछ इंक्लेव्स थे, जहाँ पे इंडिया के लोग रहते थे और इंडिया की ही सरकार का कंट्रोल चलता था, लेकिन वो थे बांग्लादेश में। तो बहुत सारे एन्क्लेव्स थे इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में ये इन एन्क्लेव्स को जो है एक दूसरे के साथ आपस में स्वैप किया गया, बांटा गया। मतलब ये क्लियर हो गया कि अब ये जो जैसा कि जो बांग्लादेश में लोग रह रहे थे, अब वो इंडिया में ले आए जाएंगे और उनको इंडिया में उनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, और जो बांग्लादेश में लोग रहे थे वो अब बांग्लादेश में वापस सॉरी जो इंडिया में लोग रह रहे थे वो बांग्लादेश में वापस जाएंगे और वहां पे उनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत ये काफी एक एप्रिसिएशन वाला कदम उठाया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है बांग्लादेश है और ये इंडिया है। तो यहाँ पे जो ये इंक्लेव्स हैं, देखो आप, ये फर्स्ट ऑर्डर इंक्लेव है, मतलब ये सिंपली इंक्लेव उस देश के अंदर है। ठीक, और एक जो है ये इंडिया का पूरा इंडिया का इंक्लेव है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर इंक्लेव है इंडिया का, ये इसको इंक्लेव बोलते हैं। ठीक, और उसके अंदर ये बांग्लादेश का
एक इंक्लेव, मतलब बांग्लादेशी लोग रहते हैं, बांग्लादेश की सॉवरेंटी चलती है, यहाँ बाहर इंडिया के है, अंदर बांग्लादेश, और ये है बांग्लादेश के अंदर। तो इसको काउंटर इंक्लेव भी बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर इंक्लेव को। और उसके बाद उसके अंदर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडियन सॉवरेंटी है, इंडिया के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये बोला जाता है काउंटर काउंटर इंक्लेव या थर्ड ऑर्डर इंक्लेव। यहाँ पे इंडियन सॉवरेंटी होती है। ऐसा एकमात्र इंक्लेव है ये, दहाला खागरा बारी, जो इंडिया का है और बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ये एंक्लेव, काउंटर इंक्लेव एंड काउंटर काउंटर इंक्लेव्स। तो यहाँ पे लोग काफी जो है इंडिया के थे और वो बांग्लादेश में रह रहे थे, तो उनके अधिकार और उनकी जो समस्याएं हैं उनका रिड्रेसल नहीं हो पाता था, और वो काफी मतलब सीवियर कंडीशन में अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो इससे काफी बॉर्डर एग्रीमेंट से, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट से ये स्थिति काफी बदली है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंडिया है उसको 111 इंक्लेव थे, जो 17 एकड़ के लैंड में, और 37,369 की जनसंख्या वहां पे थी। ठीक है, तो ये अब स्वैप कर दिया जाएगा, मतलब ये लोग इंडिया आएंगे। बांग्लादेश के 51 इंक्लेव्स थे। तो इसी तरीके से दोनों देशों के बीच में लैंड बॉर्डर बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत इन इंक्लेव्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। अब इन इंक्लेव्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या फायदा होगा? एक तो इसका डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस है, मतलब कूटनीतिक महत्व है इसका, कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरेंगे। ठीक है, और बांग्लादेश का इंडिया के ऊपर ट्रस्ट बनेगा, इंडिया का बांग्लादेश के ऊपर ट्रस्ट बनेगा। एक तरीके से दोनों देश और ज्यादा क्लोज आएंगे। दूसरा, रिड्रेसेस द क्राइसिस ऑफ इमेज, जो इंडिया की और की क्राइसिस रही है कि ये इस तरीके से इंडिया जो है ये डिस्प्यूट्स को काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं, उनको सोल्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो उसको भी एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की इमेज पे। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, जैसे ये जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जितनी आबादी यहाँ पे रह रही है, उन लोगों को उनके मानवाधिकारों का कोई मतलब ध्यान रखने वाला नहीं था। इस तरीके से अगर जो रिड्रेस किया जाएगा इस प्रॉब्लम को, और वो इंडिया में आएंगे, उनको रिहैबिलिटेट किया गया, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, आप देख सकते हो यहाँ पे 3,008 करोड़ का पैकेज जारी कर दिया है वेस्ट बंगाल को, कि आप उनको लेकर के आओ और उनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया जाए। तो इससे उसमें उनको शेल्टर, इनको रोड्स, उनको स्कूल्स, हाउसेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनसे उनकी स्थिति काफी तेजी से बदलेगी। ठीक है, तो ये ह्यूमैनिटेरियन तरीके से ग्राउंड पे भी एक तरीके से काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये इलीगल जो एक्टिविटीज हैं बॉर्डर पे, जो ऐसे लोगों के द्वारा की जाती थी, उसको भी कर्व करने में हेल्प करेगा। इलीगल एक्टिविटीज वहां पे रुक जाएंगी। फिर जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेशन हैं, उन सब पे भी इससे एक तरीके से रोक लगाया जा सकता है। जब बॉर्डर्स पे जो ये इंक्लेव्स का मामला है और जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है उसके तहत ये जो है काफी सुविधाजनक हो जाएगा बॉर्डर्स को डिफाइन करना, और बॉर्डर मैनेजमेंट भी काफी इजी हो जाएगा। तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स और जो इलीगल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है उस पर भी एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें दोनों देशों के बीच में, तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है, बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है। 2018-19 में जो भारत का इंपोर्ट था वो 909.21 यूएस डॉलर था बांग्लादेश के पे, और बांग्लादेश से इंडिया को जो इंपोर्ट होता था वो 1.22 बिलियन डॉलर था। बांग्लादेश ने जो है ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस को हमेशा अप्रिशिएट किया है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है, और दोनों देश जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड 2011 से जो शुरू किया गया उसमें ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री ट्रेड को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये दोनों का जो है इकोनॉमिक रिलेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंडिया जो है बांग्लादेश की काफी हेल्प करता है। उसने
3 लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश के लिए जारी किए हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है पैसे बांग्लादेश को इंडिया ने उधार दिए हुए हैं। ठीक, 8 बिलियन डॉलर जो है बांग्लादेश को भारत ने की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। मतलब 8 बिलियन जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसमें से बांग्लादेश ले सकता है पैसे। भले वो पूरा पैसे ना ले, लेकिन वो ले सकता है जब जब उसको जरूरत पड़ेगी। इतने पैसे बांग्लादेश भारत से ले सकता है अपने वहां के रोड, रेलवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स बनाने के लिए। लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो काफी स्लो चल रहा है उनका, तो इसलिए वहाँ अभी भी 51% तक का ही जो फंड है उसको यूटिलाइज किया जा सका है। पद्मा ब्रिज बनाया जा रहा था वहां पे बांग्लादेश के द्वारा, एक पद्मा ब्रिज जिसको वर्ल्ड बैंक ने फंड देने से मना कर दिया, तो इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत जो है उसको फंड देना स्वीकार किया था। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोऑपरेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से बांग्लादेश और भारत का जो संबंध है वो काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा जो रीजन है उसके लिए जो ट्रांजिट मार्ग की जरूरत है वो बांग्लादेश इंडिया को प्रोवाइड करा सकता है। क्योंकि हमारा जो चिकन नेक का जो डायलेमा है, एक तरीके से डर है, भय है, वो उसको रिजॉल्व करने के लिए जरूरी है कि हम एक ट्रांजिट मार्ग बांग्लादेश से प्राप्त करें। एक क्या, कई लेवल से कनेक्टिविटी की जा रही है, जैसे कि 3 पैसेंजर और फ्रेट ट्रेनें जो है सर्विस अभी भी दोनों देशों के बीच में चल रही है। और 2 और जो रूट्स हैं उनको रिस्टोर किया जा रहा है। और जो रिसेंटली जो चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक था वो भी शुरू किया गया था। और ये रेलवे लिंक जो है 54 ईयर्स के बाद दोनों देशों के बीच में शुरू किया गया है। 54 ईयर्स के पहले मतलब ये ऐसा चल रेलवे लिंक था, लेकिन वो बंद हो गया था। ठीक है। उसके बाद कोलकाता ढाका अगरतला बस सर्विस जो शुरू की जा रही है, 2015 में लॉन्च किया गया था। इससे क्या होगा कि जो कोलकाता और अगरतला के बीच में डिस्टेंस अभी 1650 किलोमीटर है, चिकन नेक से होते हुए, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, वो अब 500 किलोमीटर में हो जाएगा। तो देखो किससे कितना जो है इससे इंडिया को फायदा हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी गए हुए थे बांग्लादेश, उसकी गोल्डन जुबली पे, तो वहां पे मैत्री सेतु ब्रिज का उद्घाटन किया गया था उनके द्वारा। मैत्री सेतु ब्रिज जो है एक 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। और ये ब्रिज जो है सबरूम, इंडिया में सबरूम और रामगढ़ बांग्लादेश को जोड़ता है, जो त्रिपुरा के बॉर्डर पे, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक फेनी नदी बहती है, फेनी रिवर, उस पर ये बनाया गया है ब्रिज। और ये ब्रिज 1.9 किलोमीटर लंबा है। मैत्री सेतु ब्रिज इसको नाम दिया गया है। और इससे त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की जो कनेक्टिविटी है वो काफी इनहेंस हो जाएगी। उसी तरीके से बांग्लादेश और इंडिया के जो बॉर्डर्स पे बॉर्डर हार्ट्स लगाए जाते हैं, इस बॉर्डर हार्ट्स को बॉर्डर्स के जिलों में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे कि व्यापार को बढ़ाया जा सके और लोगों से लोगों के संपर्क या कनेक्टिविटी को दोनों देशों के बीच में इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। ये आप देखिए, ये है आपके फेनी नदी। ठीक है। दिस इज फेनी रिवर ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड त्रिपुरा। ठीक है। और ये 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, मैत्री सेतु ब्रिज। ठीक है। जो अभी हाल ही में इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था वहां पे। आप यहाँ पे एक लैंड बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर हाट का भी एक आप दृश्य देख सकते हैं यहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट्स में आयोजित की जाती है ट्रेड को इनहेंस करने के लिए और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाए रखने के लिए। आप यहाँ पे आर्मी पर्सनल्स को देख सकते हो, ताकि सुरक्षा यहाँ की रखी जा सके और नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट के निशाने पे ये बाजार ना आ जाए। दोनों देशों के बीच के संबंधों को अस्थिर बनाने के लिए ऐसा वो कर सकते हैं। ठीक है।
इसी तरीके से दोनों देशों के बीच में कुछ प्रोटोकॉल भी हैं और ट्रांजिट एंड ट्रेड को लेकर के। तो वो आप यहाँ पे देखो, दोनों के बीच में काफी समय से ये प्रोटोकॉल चल रहे हैं, ट्रांजिट और ट्रेड को लेकर के, जो 1972 में पहली बार साइन किए गए थे। ठीक है, कि बांग्लादेश जो है इंडिया को ट्रांजिट रूट दे सकता है, और ये वाटर एंड जो है इनलैंड और वाटरवेज दोनों पर दिए जाते हैं। इसको 2015 में रिन्यू किया गया था 5 सालों के लिए, और ये प्रावधान किया गया था कि ये आगे अपने आप ही 5 सालों के लिए रिन्यू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ये जो है भूटान से इंडिया होते हुए लैंड लैंड रूट से ये, ठीक है, ये लैंड रूट से, और ये वाटर वाटर वेज से जो है फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाएगा। तो ये भूटान के लिए भी फायदेमंद है जो ये इस तरीके के प्रोटोकॉल किए गए हैं, क्योंकि भूटान लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इसको ट्रांजिट यहाँ से इंडिया देता है और फिर बांग्लादेश के थ्रू होते हुए वो, तो ये एक रीजनल कोऑपरेशन का काफी महत्वपूर्ण साइन है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ट्रक से सामान लोड करके लेकर के आया जाएगा धुबरी तक, धुबरी से ये वाटर बेस से होते हुए नारायणागंज तक ढाका के पास जो है वहां तक जाएगा। तो ये कुछ काफी महत्वपूर्ण हमने कनेक्टिविटी से रिलेटेड टॉप देखे थे। एनर्जी की अगर बात करें तो इंडिया जो है करंटली जो त्रिपुरा में एक पावर प्लांट है, पलाटाना पावर प्लांट है, जहां से 600 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई इंडिया बांग्लादेश को करता है, और बांग्लादेश बदले में यहाँ के लोगों को 10 जीबीपीएस इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए राजी हुआ है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिया जाएगा। तो ये दोनों के बीच में एक विन विन अरेंजमेंट का भी एग्जाम्पल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर बात करें टूरिज्म के सेक्टर में, जो टूरिज्म के सेक्टर में बांग्लादेश से इंडिया में सबसे बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आए हैं 2017 में। ठीक है, टूरिस्ट काफी बड़ी मात्रा में दोनों देशों के बीच में एक्सचेंज होते हैं, और इनका जो टूरिस्ट का नंबर है वो वेस्टर्न यूरोप से आए हुए टूरिस्ट से भी काफी ज्यादा हो गया था 2017 में। मेडिकल कोऑपरेशन, हाल ही में जो कंडीशन चल रही है कोविड-19 पैंडेमिक की, उससे निपटने के लिए, ठीक है, भारत ने बांग्लादेश को 9 मिलियन डोजेस दिया है। ठीक है, उसमें से 2 मिलियन इंडिया ने फ्री में दिए हैं, और बाकी जो है एक कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत इंडिया के द्वारा दिया गया है। इंडिया जो है इस रीजन में कोविड उससे लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सार्क के तहत एक फंड भी जारी करता है। फंड के का भी इंतजाम किया गया है दोनों देशों के बीच में। तो ये इंडिया का जो है काफी मेडिकल डिप्लोमेसी आप कह सकते हो, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के तहत इंडिया बांग्लादेश को अपने नजदीक लाने की कोशिश में भी कर रहा है, और दोनों के बीच में मेडिकल कोऑपरेशन काफी इनहेंस्ड पोजीशन पे है। इसी के साथ, इसके अलावा, ठीक है, जो इंडिया के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उनको, मरीज, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मरीज आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट्स जो आते हैं, उसका 35% कहाँ से आता है, बांग्लादेश से आता है। बांग्लादेश में जो इंडिया का मेडिकल टूरिज्म है, उस बांग्लादेश से उसका 50% बांग्लादेश से इंडिया के रेवेन्यू में आता है। तो आप सोच सकते हो कि मेडिकल टूरिज्म के दृष्टिकोण से बांग्लादेश भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और ये अभी काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, और इंडिया में जो चीप सस्ता इलाज मिलता है, जो अदर कंट्रीज के कंपेरेटिवली में देखा जाए, तो जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज भी हैं, पाकिस्तान से इवन जो है मरीज इंडिया में इलाज कराने आते हैं। तो ये काफी एक तरीके से मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया काफी फेवरेबल प्लेस बनने वाला है। जेनेरिक मेडिसिन की वजह से भी ये जो गरीब देश हैं, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, उनके लिए भारत काफी महत्वपूर्ण बनने वाला है और बन रहा है इनफैक्ट। और अन्य अगर क्षेत्रों में कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों देशों के बीच में हेल्थ, मेडिसिन और जॉइंट रिसर्च के लिए एमयू साइन किए गए हैं, और फर्दर आगे जो है दोनों एक दूसरे के बीच जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनके बीच में नॉलेज को एक्सचेंज करने पर भी दोनों देश राजी हुए हैं। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स देखे बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन के बीच में। बांग्लादेश चूंकि भारत का एक काफी क्लोज पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश के साथ भारत के जो संबंध है
वो ऐतिहासिक विरासत के रूप में देखे जा सकते हैं। जो बांग्लादेश पहले बंगाल विभाजन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उस टाइम पे किस तरीके से दोनों ने मिलकर के दोनों तरफ के लोगों ने मिलकर के एक दूसरे का साथ दिया था, और वो अंग्रेजों को वो विभाजन को रद्द करना पड़ा था। तो इस तरीके की यूनिटी और कल्चरल एफिनिटी दोनों देशों के बीच में काफी पहले से रही है। तो इस आधार पर जो है ये काफी ग्रो कर रहा है रिलेशनशिप। अब अगले क्लास में हम इस रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस देखेंगे, चाइना का रोल देखेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके से चीजें आगे होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आप इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव दे सकते हैं ताकि जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकें। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल और ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।